नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बूढ़ी सासू माँ का गजब कारनामा। माँ, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, उनके लिए खाना तैयार रखना। सुरेश ने अपनी माँ राधा देवी से कहा। कितने लोगों का खाना बनाना है बेटा? राधा जी ने खांसते हुए पूछा। पहले तो आप यह खांसी करना बंद कीजिए, पूरे घर में खांसती फिरती हैं। आपको इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी करनी चाहिए? अच्छा लगता है क्या? सुरेश गुस्से से चिल्लाया तो उसकी पत्नी मोनिका को तो मौका मिल गया अपनी सास पर कटाक्ष करने का। ये बात तो मैंने समझा समझा कर थक गई हूँ। घर में बच्चे भी हैं और खुले मुंह खांसती रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि खांसी करते समय कम से कम ऊपर हाथ ही रख लें। बेटा, कितनी बार तो तुम्हें कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे दे दो दवाई लाने के लिए। ठीक है माँ, आज मोनिका तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई दिलवा देगी। सुरेश ने कहा तो मोनिका इसके विरोध में बोली, अरे कुछ नहीं माँ जी को यह खांसी केवल उनकी चटोरी जुबान की वजह से है। कुछ भी खट्टा मीठा खा लेती हैं और फिर खांसी आती रहती है दिन भर। उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगे तो खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सुरेश ने अपनी पत्नी मोनिका की बात पर सहमति जताई और उसे कहा, दोपहर को मेरा एक जरूरी लेटर घर पर आने वाला है, वो लेकर रख लेना। रात का खाना तुम ही बना देना, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे 4 दोस्त ऑफिस से आएंगे तो बढ़िया सा खाना बनाना। इस पर मोनिका बोली, मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है और शाम को मेरी किटी पार्टी भी है, मुझे तो वक्त नहीं मिल पाएगा। अरे एक दिन के लिए अपनी किटी पार्टी कैंसिल कर दो और रात को अच्छा सा खाना बना कर रखना, मैं चलता हूँ। ऐसा कहते सुरेश तो अपनी ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन मोनिका की भौं चढ़ गई। पति के ऑफिस जाने के बाद वो अपनी सास पर बरस पड़ी। कोई काम ना करना पड़े इसलिए आप खांसी का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। मैं सब जानती हूँ, आपको और कुछ तो काम है नहीं तो यही काम कर लेती। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर ही पड़ी रहती हैं, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रही हैं। अपने लिए ऐसे अपमानजनक बातें सुनकर राधा जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी खांसी लगातार चल रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वे अपने कमरे में चली गईं। जलते भुनते हुए मोनिका ने जैसे तैसे डिनर तो बना दिया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो झूठे बर्तनों का ढेर जिसका तस पड़ा रहा। अगले दिन सुबह जब राधा जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटी तो देखा बेटा बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। अपनी सास को देखते ही मोनिका बोली, थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, मांझी साफ कर देना और रात का खाना बनाकर रख देना, हम लोग देर से आएंगे। सुरेश ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे यह राधा जी को भी नहीं पता था। ना तो वो पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटे को वो कभी बताते थे। राधा जी ने रसोई में जाकर देखा तो झूठे बर्तनों का बड़ा सा ढेर उन्हें चिढ़ा रहा था। कुछ दिन बीते, राधा जी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी थी। माँ की बिगड़ती हालत को देखते हुए एक दिन सुरेश उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप कराने के बाद पता चला कि लगातार खांसी रहने की वजह से उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है और इसका इलाज लंबा चलेगा। राधा जी का इलाज शुरू किया गया। कुछ दिनों तक तो उन्हें लगातार दवाई दी गई, लेकिन फिर ज़्यादा खर्चे के डर से सुरेश दवा लाने में भी आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। अभी 5 साल पहले ही राधा जी बड़ी खुशी से मोनिका को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, पर मोनिका ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वो अपनी मनमानी करने लगी और सुरेश पहले से ही अपनी माँ की कदर नहीं करता था। रही कसर मोनिका ने भी पूरी कर दी। मोनिका पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था।
वहीं राधा जी की स्थिति घर में रखा पुराना सामान जैसी थी। जब बेटा ही उसकी कदर नहीं करता तो बहू क्या करेगी। सुरेश मोनिका के सामने ही राधा जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण मोनिका और सर पर चढ़ गई थी। मोनिका के आने से पहले राधा जी ने बाई लगाई हुई थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी। पर मोनिका ने आते ही घर खर्च अपने हाथ में ले लिया और काम वाली बाई हटा दी, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली बाई को पैसा देना ही बेकार है जब घर में सासू माँ बैठी रहती हैं। रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो सुरेश चिल्लाकर बोला, यह क्या खाना बना दिया है? सब्जी में मसाला बहुत कम है माँ, आपको खाना बनाना भी नहीं आता क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर खाकर आ जाते। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ, इतना बेस्वाद खाना खाने के लिए? सुरेश की तेज आवाज़ से राधा जी हिल गईं। वो चुपचाप अपने कमरे में गईं और सोचने लगीं, मोनिका को क्या कहती। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या शिकायत करें। राधा जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। अपने मायके में 5 बहनों में सबसे बड़ी राधा को हमेशा ही अपशगुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी राधा अपने पीछे 4 बहनें और ले आई है। सारी बहनों के जन्म पर दादी फूट फूट कर रोई। आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। 5 बहनों को देखकर उनकी दादी का मन कुलबुलाता रहता था और वह चाहती थी कि सभी जल्दी से अपने घर चली जाएं और उन्हें इन सब के बोझ से मुक्ति मिल जाए। राधा का पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था, लेकिन पैसे की कमी के कारण राधा को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं गया और माँ पिताजी ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं तो अपने से 2 गुनी उम्र के विधुर आदमी के साथ विवाह कर दिया गया। राधा जब शादी की बात पहली बार घर आई तो देखा घर और दुकान घर पर तो उनकी जेठ और जेठानी का ही राज चलता था। सारा दिन घर के काम करने में ही निकल जाती थी। जेठानी भी राधा पर अपना रौब तले दबा कर रखती थी, फिर भी वो पूरी लगन के साथ काम में लगी रहती थी। राधा के पति को हालत से कुछ खास लेना देना नहीं था। जो भी पैसा दुकान से लेकर आता था जुए में उड़ा देता था। लेकिन राधा को अपने ससुर जी का बहुत सहारा था। कुछ समय बाद राधा ने अपने बेटे सुरेश को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही राधा के ससुर जी चल बसे। पति रोज रात को शराब पीकर आते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण वो बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद उन्होंने शराब नहीं छोड़ी और लीवर खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। राधा देवी तो छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। अब राधा एक एक पैसे के लिए दूसरों के मोहताज हो गई। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब राधा ने दुकान की कमाई का हिस्सा मांगा तो उसकी जेठ और जेठानी ने धक्कर मारकर उसे उसके बेटे सुरेश के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और सुरेश को भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया गया और उसकी आधी फीस भी माफ थी। अब राधा अपने बेटे का पालन करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में तो ठीक था, पर उसके बिगड़ैल पिता की छाप थी। वो ही गुस्सा और वो ही गाली गलौज करना। राधा समझाती वह किसी की नहीं मानता था। कुछ सालों में सुरेश एक कंपनी में एक अच्छे पद पर नियुक्त हो गया और अच्छी तनख्वाह पाने लगा। उसने अपनी पसंद की लड़की मोनिका से शादी कर ली और 2 कमरों का घर ले लिया। राधा जी को अपने साथ तो रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बातें नहीं करता था, कभी उनका हाल नहीं पूछता था। राधा जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। मोनिका के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो जाती भी तो कहाँ पर जाती, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादियां हो गई थीं। वो अपने घर परिवार में सुखी थीं
और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब राधा की तबीयत पहले से भी बदतर होने लगी थी। जितना हो पाता घर का काम कर लेती थी और यह तबीयत ज़्यादा खराब लगती थी तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। अपनी सास का यूं पड़े रहना बहू मोनिका को बहुत खलता था। उसे लगता था कि उसकी सास केवल उसका खर्चा ही बढ़ा रही है। सोचने लगते जितने की माँ जी की दवाइयाँ आती हैं उतने में तो एक काम वाली बाई रख सकती हूँ। एक दिन खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में गए तो मोनिका ने अपने पति से कहा, मेरी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है तो वो हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। तुम अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दो। अब इतने घर में हम सब तो नहीं रह सकते। वैसे भी तुम्हारी माँ तो सारा दिन खांसती रहती हैं। बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का डर है। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ाओ। बेकार ही एक कमरा घेर रखा है, मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। इस पर सुरेश बोला कि हम माँ को वृद्ध आश्रम में कैसे छोड़ सकते हैं, फिर मेरी भी उनके लिए कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। इस पर मोनिका बोली, सुरेश अब इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहती हैं, घर का काम भी नहीं करती हैं, उनकी दवाइयों का खर्च कुछ कम नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सर से हटेगा तो मैं काम वाली बाई रख लूँगी। मुझे घर का सारा काम नहीं किया जाता। हम लोगों की जितनी जिम्मेदारी बनती थी हमने कर दिया। अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता अब हमें उन पर और पैसा लगाना चाहिए और बिना मतलब ही कमरा घेर कर बैठी हैं। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं देख सकती। तुम कल ही माँ जी को सामान पैक करने के लिए कह दो, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ। ठीक है, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। राधा जी बाहर हॉल में बैठी हुई बेटी बहू की बातें सुन रही थीं। यह बातें सुनकर उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनके दिमाग को जैसे झटका सा लगा। सोचने लगी, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, पर क्यों चली जाऊं? मेरे बेटे का घर क्या मेरा घर नहीं है? बहू कैसे कह सकती है कि मैं कमरा घेर कर बैठी हूँ? इतनी तकलीफ सहन करके जिस बेटे को इस दुनिया में लेकर आई, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, स्वयं कांटों भरी राह पर चलते हुए भी अपने बेटे पर आँच न आने दी। बिना पिता के बेटे को इतनी मुश्किल से उसके पैरों पर खड़ा किया। उसके सर पर यह छत है तो केवल मेरी बदौलत है। आज वो बेटा मुझे वृद्ध आश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सोचने लगी कि मेरी त्याग और तपस्या का क्या यही फल मिल रहा है मुझे? बेचारी राधा जी आखिर कोसती भी तो किसे? अगर अपना ही खून अच्छा होता तो बहू की क्या हिम्मत थी ऐसी बात करने की। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन राधा जी की आंखों से नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठी रही, आंखों से नीर बहते रहे। सोचने लगी, अगर कमरा खाली करवाना ही था तो इसके लिए मुझे वृद्ध आश्रम भेजने की क्या जरूरत पड़ी? मैं तो हॉल में भी सो जाती, नहीं तो स्टोर रूम में ही रह लेती। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। फिर से उन्हें खांसी छिड़ गई। सोच के बेटे को गर्म पानी देने को बोलूं, फिर अचानक ख्याल आया, कौन सा बेटा? अब वो बेटा अपना रहा ही कहाँ। अगले दिन जब सुरेश और मोनिका सुबह उठे तो देखा कि माँ तो भी उठी ही नहीं। सोचने लगे कि माँ उठे तो वृद्ध आश्रम भेजने की बात करें। 1 घंटा बीतने के बाद भी जब माँ जी कमरे से बाहर नहीं निकली तो सुरेश और मोनिका माँ जी के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गए। लेकिन यह क्या, माँ तो यहाँ थी ही नहीं। अलमारी खोलकर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। वे दोनों सोचने लगे, आखिर माँ हमें बिना बताए कहाँ जा सकती है। इतने में सुरेश की नज़र माँ जी के बिस्तर पर रखी एक चिट्ठी की तरफ गई। देखते ही सुरेश चिट्ठी खोलकर उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे सुरेश, हमेशा सुखी रहो। मेरे बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचते हैं यह जानने के बावजूद भी ना जाने क्यों मेरे मन से तुम्हारे लिए दुआ ही निकल रही है।
अपने बेटे होते हुए भी तुम मुझसे इतने पराये कैसे हो गए? यह बात समझ पाना तो शायद इस जन्म में मेरे लिए मुमकिन नहीं है। न जाने क्यों एक माँ वृद्ध आश्रम में रहकर अपने ही बेटे और बहू पर बोझ बन जाती है। तुम मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो? वो सब तो मैं रात को ही सुन लिया था, लेकिन मुझे मेरे आगे की जिंदगी कैसे बितानी है, इस बात का फैसला तुम लोगों को हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जो उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। मैं केवल बूढ़ी हुई हूँ, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और आशा है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे सिर पर पड़ा बोझ भी खत्म हो जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी अभागी माँ। पत्र पढ़कर 2 पल के लिए सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे पछतावा हुआ, परंतु केवल कुछ समय के लिए। थोड़ी देर बाद ही मोनिका की बहन नेहा घर पहुंच गई और फिर घर का माहौल ऐसे हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात तक सुरेश और मोनिका माँ जी को भूल चुके थे। खाना बाहर से मंगवाया गया था और वे लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली करने में मशहूर हो गए। राधा जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर ही घर से चली गईं। एक दिन पहले ही राधा जी को उनकी विधवा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उन पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाइयाँ खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। तुरंत अपने से छोटी बहन को फोन लगाया और उसे अपने पीहर वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफी सालों से वो घर बंद पड़ा था, वहाँ रहता भी तो कौन। माँ पिताजी तो काफी साल पहले ही चल बसे थे और बहनों का कोई भाई था नहीं जो उस घर की रौनक को बरकरार रखता। राधा की बातों में परेशान की झलक को भांपकर उसकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी बुलावा भेज दिया। राधा देवी भी सीधे अपने गांव चली गईं। वहाँ गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था तो राधा जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। अगले ही दिन उनकी चारों बहनें उनसे मिलने वहाँ आ गईं। सब लोग इकट्ठा हुए तो राजा जी ने सबके सामने अपने हालात बयां किए। बहनों ने कहा, आप हमारे घर आ जाएं, पर सब अपने ससुराल में थीं, तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। सभी ने एक मत से पिताजी का खेत राधा दीदी को उपहार में दे दिया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें, और थोड़ी नगद राशि भी। राधा जी ने अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन पैसों को रख लिया, लेकिन साथ ही यह वादा भी किया कि भविष्य में वो उनके पैसे वापस लौटा देगी। चारों बहनों के लिए घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना मायका वापस मिल चुका था। यहाँ चारों बहन समय समय पर कुछ दिन बिताने आ जाया करती थी। समय के साथ साथ राधा जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। राधा जी को घर और खेत मिल गए। अपने पिताजी से उन्हें खेती का अच्छा ज्ञान मिला हुआ था, तो उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने उनके बताए गए तरीके से खेती की और फसल लहराने लगी। उनकी एक अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बहनों द्वारा दी गई नगद राशि भी लौटा दी। सभी बहनों में बड़ी होने के नाते एक माँ की तरह सभी को 30 त्योहार पर अच्छे अच्छे उपहार भी देने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वो बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा होने का दर्द उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था, इसलिए वो अपनी जैसी अन्य विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे। कई समाज सेवा संस्थाएं भी आगे आकर उनका सहयोग करने लगी। अब राधा जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थी, लेकिन स्वयं उन्हें कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए विद्यालय खोल दिया था, जहां गांव की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकें। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। वो नहीं चाहती थी कि जैसे उनके साथ हुआ ऐसा उनके गांव की अन्य लड़कियों के साथ भी हो। समय के साथ साथ उन्होंने खुद को भी अपडेट किया।
कंप्यूटर शिक्षा अर्जित करने की वर्षों पुरानी जो इच्छा उनके मन में दबी रह गई थी, उन्होंने इस इच्छा को भी पूरा कर लिया। केवल 2 वर्षों के भीतर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली राधा देवी जी आज एक सुपर एक्टिव समाज सेविका में परिवर्तित हो चुकी थी। राधा जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थाओं ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब सुरेश ने सुबह अखबार खोला तो अपनी मां की फोटो लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी मां के बारे में पता चला तो उसने मोनिका को बताया। इस पर मोनिका सुरेश को कहने लगी, हम उनके इकलौते बेटे बहू हैं, वो अपनी जायदाद हमें नहीं देंगे तो किसे देंगे। आखिर के शायद माँ पर हक तो हमारा ही बनता है। ज्यादा लालच में आकर दोनों गांव के लिए तुरंत रवाना हो पहुंचे तो नौकर ने बताया कि राधा जी किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए बाहर गई हैं, थोड़ी देर में आती ही होंगी। सुरेश और मोनिका घर के बाहर निकलकर खेतों को निहारने लगे। हरी हरी फसल खेतों में लहरा रही थी। अभी देखकर हैरान थे कि उनकी मां ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। सोच विचार में डूबे सुरेश के विचारों को एकाएक विराम लग गया। जैसे ही कानों में तेज हॉर्न की आवाज आई, पीछे मुड़कर देखा तो सुरेश और मोनिका की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उनकी मां राधा देवी स्कूटर चलाकर घर को लौट रही थी। मोनिका भी देखकर हैरान थी कि वो बेचारी सी राधा देवी कभी अपनी दवा के लिए भी उनके सामने आ जाया करती थी। आज समाज की सम्मानित महिला बन चुकी थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अपने बेटे को देखकर एक बार तो राधा जी के मन में ममता जाग उठी, लेकिन फिर उस ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेटकर मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? माँ, हम तुम्हें घर वापस लेने आए हैं। हमें अपने किए का बहुत पछतावा है। अब तुम अनजान लोगों के साथ नहीं रहोगी, अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ रहोगी। अपनी खेती तुम मेरे हवाले कर दो, ये जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। मेरे होते हुए मेरी माँ इतना काम करे, अब हमें कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुरेश का साथ देने के लिए मोनिका भी बोली, हाँ माँ जी, अब आपका बेटे बहू आ गए हैं, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। राधा जी को अपने बेटे और बहू को अच्छी तरह से जानती थी। उनके लालच को तुरंत पहचान गई। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी, जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा कर सकते हैं। कोई ना सहारा बेघर लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में सगे भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो वे लोग ही हकीकत में मेरे अपने हैं। और हाँ, अब एक आत्मनिर्भर महिला हूँ। अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी में बेहद खुश हूँ। सच कहूँ तो मुझे जिंदगी का मतलब ही उस घर से निकलने के बाद समझ आया, और तो मुझे यह सम्मान भरी जिंदगी रास आ गई है। अब मैं तुम लोगों के साथ हरगिज रहना नहीं चाहती। अब यह सब लोग ही मेरा परिवार हैं। मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी इन संपत्ति में से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अरे राजू, मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मुझे ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए जाना है। 2 घंटे तक आऊंगी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करना। कहते हुए राधा जी अपने स्कूटर लेकर निकल पड़ी। वे दोनों हैरानी से स्कूटर पर जाते हुए अपनी मां को देखते ही रह गए। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है? राधा देवी ने सही किया या गलत? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।